दिल्ली में लाल कोट, जिसे आप लाल किला कहते हैं, उसके पास 10 नवंबर को आत्मघाती हमला करने वाले दहशतगर्द डॉक्टर उमर का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ चीजें हैं जो स्पष्ट हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट से कह रही हैं कि यह वीडियो आतंकी ने ब्लास्ट से पहले बनाया था। इसमें वो आत्मघाती हमले को लेकर अपनी बात रख रहा है। इससे माना जा रहा है कि वो फिदायीन हमला पहले से ही प्लान कर रहा था। वीडियो में आतंकी उमर अंग्रेजी में बात कर रहा है। उसने कहा कि एक बात जो नहीं समझी गई कि ये शहीद होने के लिए ऑपरेशन यानी मार्टिरडम ऑपरेशंस है, ना कि सुसाइड हमला है। मतलब वो जो हमला उसने किया, क्योंकि फिदायीन हमला इसे कहा गया है, जिसमें खुद सुसाइड बॉम्बर बना उमर, वो किस तरीके से और लोगों को बलगरा रहा है। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि शहीद होने के लिए, ये जो शहीद है, ये शहीद होने के लिए ऑपरेशन नहीं है, ये सुसाइड हमला नहीं है, ये शहीद होने के लिए हमला है लेकिन सुसाइड हमला नहीं है। इसे लेकर कई विरोधाभास है। दरअसल इस पूरे ऑपरेशन के लिए माना जाता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से किसी जगह पर निश्चित समय पर जान देता है। दरअसल यह आतंकी डॉक्टर उमर, जिसने दिल्ली के लाल कोट के पास 10 नवंबर को I-20 कार से आत्मघाती धमाका किया था। इस धमाके में 15 लोगों की जान चली गई थी, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 6 डॉक्टर्स शामिल हैं। और अब ये तार कैसे उमर और उसके साथियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी की कड़ी में ये वीडियो क्रैक किया गया है। जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों और तकनीकी सपोर्ट के नेटवर्क की पहचान में लगातार जुटी है। याद होगा आपको, कल 9 बजे जनमत में ही हमने आपके सामने खबर ब्रेक की थी कि किस तरीके से इसे टेक्निकल सपोर्ट देने वाला दानिश भी श्रीनगर से दबोच लिया गया और उसे आज कोर्ट में पेश भी किया गया है। क्या हुआ है वहां पर, इसकी बात करेंगे, लेकिन पहले उमर के इस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिसमें उमर यह आतंकी आत्मघाती हमले को जायज ठहरा रहा है, उसे शहीद होना बता रहा है, सुसाइड नहीं बता रहा है। हमले की जांच में बड़ा खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। एनआईए ने बताया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था। और आपको याद होगा कि जो दानिश कल पकड़ा गया, उसने भी महारत हासिल कर रखी थी। रॉकेट बनाने में, ड्रोन को सेट करने में उसकी महारत थी। तो यह प्लानिंग दरअसल हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमले की तर्ज पर बनाने की कोशिश थी। एनआईए को यह जानकारी आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर उन नबी के एक और साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश, जिसकी गिरफ्तारी कल हुई, जिसके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं, उसने पूरी इस बात का कबूलनामा है उसने स्वीकारा है या कबूल किया है कि हमास की तर्ज पर अटैक करने की साजिश थी। दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजी गुंड का रहने वाला है। एनआईए ने उसे 4 दिन पहले श्रीनगर से एनआईए ने हिरासत में, आपको याद होगा कि कल लिया था, और सोमवार को औपचारिक रूप से जब उसको गिरफ्तार कर लिया गया, कल औपचारिक रूप से जब उसे गिरफ्तार किया गया और अब उसकी पेशी भी हुई है। इधर एनआईए के अनुसार दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने और मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव है। उसने डॉक्टर उमर को तकनीकी मदद दी और आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन और रॉकेट तैयार करने की कोशिशों कर रहा था। एजेंसी ये बता रही है कि दानिश भीड़भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से बम गिराने की योजना पर काम कर रहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला आमिर राशिद अली वही शख्स है जो आतंकी उमर से आखिरी बार संपर्क में था। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी और वो इसे खरीदने के लिए दिल्ली आया हुआ था। आमिर को 16 नवंबर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये नेक्सस धीरे धीरे किस तरीके से खुलता जा रहा है, इसके तार कैसे खुलते जा रहे हैं, एक एक करके वो चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं जो भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे हमास की तर्ज पर। लेकिन इन सब के बीच उमर का वीडियो, वो वीडियो जो बताता है कि ये जो साजिश थी उसके दिमाग में किस कदर पनप रही थी। केवल वो खुद को फिदायीन हमले के लिए उसने खुद को तैयार नहीं किया था, बल्कि दूसरों को भी वो तैयार करने के लिए कैसे ब्रेन वॉश कर रहा था, उसका एक वीडियो जो सामने आया है
वो हम अब आपके सामने रखते हैं। A very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. पूरा वीडियो हम आपके सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन इतने वीडियो क्लिप को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस शातिराना जहर के साथ, किस आतंकी जहर के साथ उमर अपने आप को तैयार कर चुका था और फिदायीन हमले के लिए दूसरों को भी बरगला रहा था। साफ तौर पर कह रहा है कि किसी अगर पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर समय पर अगर आपकी मौत होती है तो वो शहीद कहलाई जाएगी, सुसाइड नहीं कहा जाएगा। सोचिए कि किस तरीके की किस तरीके का जहर, किस तरीके का सीधे तौर पर कहें कि भारत के प्रति नफरत का जो बीज था उसके दिमाग में किस कदर चल रहा था, उसके इस छोटे से बयान से, इस छोटे से वीडियो क्लिप से ही सामने आ जाता है। इधर लालकोट के बाहर धमाका मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक और आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की गिरफ्तारी की है। पटियाला कोर्ट में दानिश को पेश किया गया। ये वही दानिश है जिसे कल श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था और ये टेक्निकल सपोर्ट, इसे कहा जा रहा है कि टेक्निकल सपोर्ट सबसे ज्यादा देने का जो दारोमदार था इसके ऊपर था, क्योंकि इसको महारत हासिल थी रॉकेट बनाने में, ड्रोन से जो अटैक करने की साजिश थी हमास की तर्ज पर, उसमें इस दानिश का बहुत बड़ा रोल था। पटियाला कोर्ट में दानिश को पेश किया गया आज, जहां कोर्ट ने दानिश को 10 दिन की कस्टडी में एनआईए को सौंप दिया है। उधर एनआईए को यह उम्मीद है कि आतंकी से और भी राज उगलवाया जा सके। इसे कार धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी उमर नबी का मुख्य सहयोगी बताया जा रहा है। जांच में बड़ी बात यह सामने आई है कि यह मॉड्यूल दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में हमास की तरह रॉकेट और ड्रोन से हमले की साजिश रच रहा था। हमले को अंजाम देने के लिए यह मॉड्यूल जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अपनी जड़ें जमा रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस की तत्परता ने आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले, किसी भी तरीके की आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले ही इस मॉड्यूल के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पूरे नेटवर्क और मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दानिश की गिरफ्तारी से पहले एनआईए ने रविवार को फरीदाबाद से लालकोट के बाहर आत्मघाती धमाके में मारे गए जैश आतंकी उमर को i20 कार खरीदवाने में मदद करने वाले तारिक उर्फ आमिर राशिद अली को भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। इस मॉड्यूल का नेटवर्क कई राज्यों में फैले होने के कारण एनआईए ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में रविवार से ही छापेमारी शुरू कर दी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। एनआईए के अनुसार जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है। एनआईए की टीम ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया। एनआईए को जांच में पता चला कि जसीर ड्रोन बम बनाने की भी साजिश रच रहा था। कार बम विस्फोट में भी उसकी साजिश शामिल थी, जिसमें 15 लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। उनमें से कुछ अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इसे रॉकेट बनाने का प्रयास करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीकुंड का रहने वाला जसीर बिलाल हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में एक माना जा रहा है। उसने इस आतंकी नरसंहार की योजना बनाने के लिए आतंकवादी उमर नबी के साथ मिलकर साजिश रची।
एनआईए इस घटना के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। एंटी टेरर एजेंसी की कई टीमें आतंकी हमले में शामिल हर व्यक्ति की पहचान करने के लिए कई राज्यों में तलाशी अभियान चला रही है। उधर संबंधित राज्यों को पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के अड्डे, खासतौर से जो अड्डा बना हुआ है अभी वर्तमान में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और उससे जुड़े 25 ट्रस्टियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापेमारी की। दिल्ली के साथ फरीदाबाद में भी कई स्थानों पर रेड डाली गई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही दरअसल आतंकियों का अड्डा बनी हुई थी। जानकारी यह कह रही है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने दिल्ली और फरीदाबाद में 25 स्थानों पर यह रेड की है, जिसमें ओखला हेडक्वार्टर के साथ साथ यूनिवर्सिटी से जुड़े ट्रस्टी की लोकेशन पर भी ईडी टीम पहुंची है। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की जांच के साथ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए भी एक केस दर्ज किया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कामकाज में कई गंभीर अनियमितताओं की बात सामने आई है, जिसकी जांच में एजेंसियां जुटी हुई हैं। ईडी की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची और वहां भी दस्तावेज खंगाले गए। मालूम हो कि दिल्ली लालकोट में बम धमाका करने वाले जो आतंकी डॉक्टर है, खासतौर से उमर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, आतंकी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल अहमद इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। कई अन्य डॉक्टर भी इसी नेटवर्क का हिस्सा थे, जिनकी धरपकड़ के लिए लगातार जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लगातार छापेमारी कर रही है। यानी जिस तरीके से एक मॉड्यूल तैयार किया गया था भारत को दहलाने के लिए, भारत में उन स्थानों को सीधे तौर पर निशाना बनाने के लिए जो हिंदू धर्म स्थल थे, खासतौर से अयोध्या, मथुरा, ये सब निशाने पर था। और ऐसे में समय रहते जांच एजेंसियों की सतर्कता ने इस मॉड्यूल को क्रैक कर दिया है। लेकिन अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे जांच के तार आगे बढ़ रहे हैं, तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस पूरे के पूरे खेल में कई ऐसे आतंकी हैं जिनके चेहरों से पर्दा उठना अभी बाकी है। हम लगातार इस खबर पर भी बने हुए हैं। दिल्ली आतंकी घटना से जुड़ी हुई हर एक खबर की सबसे पहले जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि देश को दहलाने वाले इन दरिंदों से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जब दिल में हो तो सतर्कता सभी को बरतनी होगी, सावधानियां सभी को बरतनी होगी, सचेत सभी को रहना होगा। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट में कई मासूमों की जान चली गई। कांग्रेस ऐसे आतंकियों के साथ हमदर्दी में जुटी है। वो आतंकी जिन्होंने 15 लोगों की जान ले ली, निशाने पर केवल ये लोग नहीं थे, निशाने पर तो देश की बहुत सारे हिस्से थे, लेकिन कांग्रेस हमेशा की तरह आतंकियों के साथ हमदर्दी में जुट चुकी है। जैसे लगता है कि मानो कांग्रेस की आत्मा इन आतंकियों में ही बसती हो। आतंकी उमर का वीडियो आने के बाद कांग्रेसी सांसद ने एक बार फिर से जहर उगला। जहर उगलने वाले इमरान मसूद ने आत्मघाती हमलावर को भटका हुआ युवा बताया। कहा कि मासूम लोगों की हत्या इस्लाम नहीं सिखाता। तो फिर ये क्या किया था उमर ने? उन्होंने हमलावर के सामने आए वीडियो को खारिज करते हुए कहा कि खुदकुशी और मानव हत्या इस्लाम में हराम है और ऐसे कृत्य देश और धर्म दोनों के खिलाफ है। इमरान मसूद ने कहा कि जो वीडियो आया है मैं उससे सहमत नहीं हूं। फिदायीन हमला इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। ये गुमराह लोगों का रास्ता है। इस्लाम हमें देश से मोहब्बत करना सिखाता है, ना कि निर्दोष लोगों की जान लेना। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस सांसद का बयान आतंकवाद को नरम शब्दों में सही ठहराने की कोशिश जैसा लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी कई मौकों पर आतंकवादियों को निर्दोष बताने वालों के साथ खड़ी दिखाई दी है। शहजाद ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा फिर सामने आ गया है। आतंकवादी को भटका हुआ युवक कहा जा रहा है। देश कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं करता? इसकी वजह यही है। बीजेपी ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी हुसैन दलवाई, पी चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती, तारिक अनवर और अबू आजमी जैसे नेताओं ने भी आतंकवादियों पर नरमी बरतने वाले बयान दिए थे।
हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने निजी तौर पर कहा कि इमरान मसूद ने आतंकवाद की निंदा की है, न कि उसे जायज ठहराया है। उधर दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले मोहम्मद उमर का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो कथित तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग को सही ठहराने का प्रयास कर रहा है। वो वीडियो हमने आपके सामने रखा और इन सब के बीच उस वीडियो में जब साफ तौर पर आतंकी सुसाइड को जायज बता रहा है, उससे शहीद बता रहा है, शहीद होना बता रहा है, तो ऐसे में इमरान मसूद जो ये कह रहे हैं, क्या ये कोई भटका हुआ इंसान है या फिर ये सीधे सीधे इस्लामिक आतंकवादी है? इमरान मसूद का बयान सुनिए। जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फिदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। देखिए, एक तरफ तो आज एक वीडियो आया है जिसमें कि किस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड आतंकी था वो सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहरा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी दिन पर स्पिन डॉक्टर ऑफ टेरर की तरह काम करते हुए इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी के सांसद, बोलते हैं कि ये भटके हुए युवा है। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हुए जब से ये आतंकी हमला हुआ है, आतंकियों के बचाव में उतरा है। चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो हुसैन दलवाई हो, चाहे वो अबू आजमी हो, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो अनुमा आचार्य हो। ऐसा लगता है कि तुष्टीकरण के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। और ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी रीति हो चुकी है इनकी। अभी चिदम्बरम जी ने बोला कि सर्कमस्टेंसेस से आतंकी बनते हैं। इन्होंने अफजल गुरु की पैरवी की जब सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, इन्होंने याकूब की पैरवी की, इन्होंने नक्सलियों को शहीद बोला, इन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट के लिए आंसू टपकाए। तो कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ, इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ, और उसका आज प्रमाण मिलता है। बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि इस्लाम वतन से मोहब्बत सिखाता है, लेकिन अगर इन्हें कहा जाए कि वंदे मातरम बोलिए, भारत माता की जय बोलिए, तो फिर वहां पर सोच बदल जाती है। तब संविधान नीचे और शरिया ऊपर हो जाता है। तो फिर ऐसे लोगों की बात पर क्या भरोसा किया जाए। उधर योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने जिहादियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितना अधिक पढ़ा मुसलमान है वो उतना बड़ा आतंकवादी है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकियों का अड्डा करार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए वो मदरसों या मस्जिदों से ही संबद्ध हैं और इसलिए मदरसों और मस्जिदों को तुरंत बंद करा देना चाहिए, जिससे आतंकवाद के सांप के फन को कुचला जा सके। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट पर मौलवी और मुस्लिम धर्मगुरुओं को आड़े हाथों लिया। कहा कि दिल्ली ब्लास्ट पर मौलवी या मौलाना, धर्मगुरु तो नहीं कहना चाहिए, वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि वो भी इनके साथी हैं। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना पढ़ा लिखा आतंकवादी है। उन्होंने पाकिस्तानी आतंकी ओसामा बिन लादेन का भी जिक्र किया। कहा कि ओसामा बीटेक एमटेक था और उसने अमेरिका पर हमला किया था। ये दैत्यों के वंशज हैं। यही नहीं, मंत्री रघुराज सिंह ने हरिगढ़, जिसे आप अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, हरिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की जांच होनी चाहिए। यहां से भी बड़े बड़े बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकले हैं। देश में कोई अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। मस्जिदों और मदरसों को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान मामदानी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में जो मेयर बना है उसने धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया है। बड़े बयान, तीखे हमले, रघुराज जी के शब्दों में सुनिए।
भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देनी चाहिए, जिससे कि आतंकवादियों का सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। क्योंकि ये किसी भी भारत के किसी भी मौलवी ने, किसी भी मुल्ला ने उसका विरोध अभी तक नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा, ये सब लोग इनके साथी हैं और जितना पढ़ा लिखा मुसलमान है उतना ही बड़ा आतंकवादी है। आप देख रहे हैं ओसामा बिन लादेन एमटेक था, बीटेक था, उसके बाद उसने अमेरिका पे अटैक किया। तो इसलिए ये जितने एमडी हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, इनकी सोच आतंकवादी है, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं और दैत्यों के वंशजों का सोच हमेशा पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। आप न्यूयॉर्क में देखिए, अभी जो मेयर बना है उसने वहां पर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया है। वहां से बड़े बड़े पैसे वाले लोग भाग रहे हैं डर की वजह से, उन पर टैक्स लगा दिया है। तो ये जितने भी ये लोग हैं इनको तत्काल फांसी। देखिए, फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे ही आतंकवादी पनपे थे, पल्लवित पोषित हुए थे। फारूक अब्दुल्ला खुद आतंकवादियों का समर्थक हैं। फारूक अब्दुल्ला को तो सही बता रहा हूं, इस देश का कानून थोड़ा लचर नहीं तो फांसी दे देना चाहिए। वो तो फांसी से नीचे उसका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इस जम्मू कश्मीर को लूटा है और वहां की आवाम को लूटा है, वहां के बेचारे अनपढ़ लोगों को लूटा गया है। तो ये बयान ही नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे समझने की जरूरत है। और जब सच्चाई सामने आती है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति करने लगती हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ही जानी जाती हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान पर ऐसी चोट की कि उसका असर आज भी साफ दिखाई दे रहा है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को और आतंकी अड्डों को निशाना बनाया, जिसने न केवल पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं पर गंभीर प्रभाव डाला, बल्कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों की कमर भी टूट गई। और इसी बीच जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नया वीडियो सामने आया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर का मनोवैज्ञानिक झटका आतंकी तंत्र के भीतर कितनी गहराई तक असर कर चुका है। ऑडियो में मसूद अजहर खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बता रहा है और दावा कर रहा है कि जिहाद के लिए उसकी आर्थिक क्षमता असीमित है। ऑडियो में मसूद अजहर कहता है कि वो एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग से भी ज्यादा अमीर है। वो दावा करता है कि जिहाद के लिए उसे जो भी चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है। असलहे, बंदूक, बारूद, ट्रक, टैंक, कारें या फिर फंडिंग, कभी कोई कमी नहीं रहती। ये ऑडियो पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज उस्मानो अली में दी गई उसकी एक तकरीर का हिस्सा बताया जा रहा है। अजहर के इन दावों को भारतीय एजेंसियां उसकी हताशा और डर का प्रमाण मान रही हैं। जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश के कई मॉड्यूल ध्वस्त हो चुके हैं और उसकी फंडिंग नेटवर्क की रीढ़ भी टूट गई है। और यही वजह है कि अजहर अब अपनी ताकत दिखाने के लिए अतिरंजित दावे कर रहा है। और इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े तारों ने भी जैश-ए-मोहम्मद की भूमिका को और स्पष्ट और साफ कर दिया है। जांच में इस सामने आया है कि दिल्ली में हुए आत्मघाती धमाके को अंजाम देने वाला सुसाइड बॉम्बर आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद जैश से जुड़ा हुआ था। इसे अफगानिस्तान में बैठे जैश के कमांडर द्वारा रिमोटली ऑपरेट किया जा रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर कई बड़े हमलों को विफल किया। इस पूरे मॉड्यूल के ध्वस्त होने से जैश-ए-मोहम्मद की भारत में बड़ी साजिश का सपना चकनाचूर हो गया। मसूद अजहर का एक और बेहद खतरनाक ऑडियो हाल ही में सामने आया था, जिसमें वो महिलाओं को जन्नत भेजने के नाम पर नई महिला जिहादी संगठन में भर्ती करने की खुली अपील करता हुआ सुनाई दिया था। इस ऑडियो ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया। इसमें अजहर बताता है कि किस तरह महिलाओं को जिहाद के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाएगा। अजहर मसूद कहता है कि जो महिलाएं पहला कोर्स पूरा कर लेंगी उन्हें दौरा आयात उल निसा नाम के दूसरे चरण में भेजा जाएगा। यहां उन्हें सिखाया जाएगा कि धार्मिक ग्रंथों के कथित हवाले से महिलाओं को जिहाद के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है। ऑडियो में अजहर यह भी दावा करता हुआ नजर आता है कि जमात उल मोमिनात में शामिल होने वाली महिला मरने के बाद सीधे जन्नत जाएगी।
आतंकवादी संगठन इस तरह के संदेशों के जरिए महिलाओं और युवतियों को जिहाद में धकेलने की कोशिश कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी इस ऑडियो को जैश की नई साजिशों का ब्लूप्रिंट मान रही है। उनका कहना है कि यह समूह महिलाओं को सिर्फ प्रचार, फंडिंग और लॉजिस्टिक के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि सीधे ऑपरेशनल हमलों में भी झोंकना चाहता है। और आपको याद होगा, ये जो आतंकी शाहीन, डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार होने के बाद ये पता चला कि दरअसल वो तो जैश की कमांडर है, महिला कमांडर, जिसकी जिम्मेदारी थी जिसके कंधों पर कि वो महिलाओं को जैश में शामिल करें। तो ये ऑडियो ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि किस तरीके से महिलाओं को ऑपरेशनल हमलों में झोंकने की तैयारी चल रही थी। ये इस बात को प्रमाणित करता है। इससे पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों के तेजी से बदले हुए स्वरूप का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि मसूद अजहर के दोनों ऑडियो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश की टूटी हुई कमर का प्रमाण है और दूसरी तरफ ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे किस तरह से नया रूप ले चुके हैं। मसूद अजहर का ये ऑडियो सुनिए। लेकिन याद रखना पैसा हमारे पास इतना है तुम गिन नहीं सकते इसलिए कि हमारा पैसा हमने जमा कराया हुआ एक बैंक में। उस बैंक का नाम है अल्लाह का बैंक। उस बैंक के दरवाजे पे लिखा है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। यहाँ अल्लाह के खजाने रखे हैं, वो सारे हमारे हैं। हम जहां कोई तश्कील करते हैं, हमें गन खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अरबी घोड़े खरीदने के लिए पैसे कम नहीं पड़ते। इतना पैसा है तुम गिन नहीं सकते। अपने पास नहीं रखते, गुम ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, मालिक के पास रखे हुए हैं, जरूरत के वक्त उठा के ले आते हैं। जितने इल्जाम लगाने हैं लगा लो। दुनिया में एलोन मस्क से ज्यादा मालदार मैं हूं और मार्क जुकरबर्ग से ज्यादा मालदार मैं हूं। दुनिया का सबसे अरबपति आदमी मैं हूं, इसलिए कि मैंने जिहाद के लिए अपने रब से जो। तो मानसिक रूप से कितना ज्यादा असर पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर का, ये बयान ये सुनने और समझने के लिए काफी। और इस बीच भारत की सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल और जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ी कड़ियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है। मॉड्यूल की फंडिंग नेटवर्क की पहचान की जा रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच सक्रिय कमांडर्स के बारे में इंटरसेप्ट जुटाए जा रहे हैं। तो स्पष्ट है कि मसूद अजहर के ऑडियो जो ये सामने आए हैं वो सिर्फ बयान नहीं, बल्कि उसकी बेचैनी और जैश की डूबती ताकत का भी सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां अभी इस बेचैनी को कम नहीं होने देंगी, क्योंकि अभी तो लगातार जांच जारी है और जांच के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, जैश के लिए मुश्किलें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अलग हटकर खबरों की तरफ भी आपको लिए चलते हैं। नागालैंड कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव 2025 की हम बात करेंगे, जिसका शुभारंभ कोहिमा में हुआ है। राज्य के सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्य के फेड और कोऑपरेशन मंत्री श्री जैकब झिमोमी ने इस कॉन्क्लेव को कोऑपरेटिव्स को अपलिफ्ट और एम्पावर करने का लैंडमार्क अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएं आर्थिक विकास, समावेशी ग्रोथ और कम्युनिटी लेड प्रोग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए राज्य में कोऑपरेटिव प्रणाली को नए अवसरों और नई ऊर्जा के साथ मजबूत करना बेहद जरूरी है। 3 दिवसीय ये कॉन्क्लेव जो 20 नवंबर तक चलेगा, इसमें कोऑपरेटिव लीडर्स, नीति निर्धारक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उद्यमी और जमीनी स्तर के स्टेक होल्डर्स हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में एग्जीबिशंस, सेमिनार्स, पैनल डिस्कशंस और B2B सेशंस भी शामिल हैं, जिनके माध्यम से नागालैंड के कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। मंत्री झिमोमी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने से कृषि, ग्रामीण आजीविका, छोटे उद्योगों और कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्राइजेस में नए अवसर खुलते हैं, इसके लिए नए दरवाजे खुलते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार को बड़ा लाभ मिलेगा।
इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय संस्थानों खासकर नाबार्ड की सक्रिय भागीदारी इसे और महत्वपूर्ण बनाती है। यह आयोजन विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है और सहकार से समृद्धि की थीम को आगे बढ़ाता है। कार्यक्रम से उम्मीद है कि नागालैंड के आर्थिक लक्ष्यों को नई गति मिलेगी और राज्य का कोऑपरेटिव मूवमेंट एक मजबूत, आधुनिक और समावेशी भविष्य के रूप में आगे बढ़ेगा। इधर महाराष्ट्र के पालघर साधु हत्याकांड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हत्याकांड के जिन आरोपियों पर मामला दर्ज है उनमें से कुछ को हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए जाने की खबर सामने आई। इस कदम के बाद संत समाज आक्रोशित हो उठा। तीखा आक्रोश उनमें देखने को मिला। विरोध बढ़ने पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस प्रवेश को स्थगित कर दिया। संत समुदाय ने इस मामले पर पार्टी से कड़े सवाल किए। अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश महामंत्री स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है जिसे संत समाज का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में धर्म विरोधी या साधु हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को पार्टी में स्थान देना बेहद निंदनीय है। ऐसे लोगों को किसी भी राजनीतिक दल में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि साधु हत्याकांड के सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा, यहां तक कि फांसी की सजा होनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि इन्हें किसी भी पार्टी या पद पर स्थान न दिया जाए। बहुत ही एक दुख की बात है ये, क्योंकि भाजपा जैसी पार्टी, सभी राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवादी संगठन, सभी साधु संत पार्टी के समर्थन में, फिर भी पालघर साधुओं की हत्याकांड का इतना पूरे दुनिया में वो सब तब खबर गई थी। और ऐसी संतों की हत्याकांड में जो आरोपी है, जिनके ऊपर आरोप है, और मैं तो कहता हूं जिन लोगों को फांसी होनी चाहिए उनको आप प्रवेश दे रहे। और ये भाजपा पर ये नौबत क्यों आती है? क्या जरूरत है आपको? आप कोई नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जेडपी वगैरह ऐसे मामूली एक राजनीति के लिए, स्वार्थ के लिए, मुझे तो लगता है भाजपा पालघर जिले के जो भी नेता है, इनका कहीं ना कहीं कहां से संचलन हो रहा है पता नहीं, लेकिन बहुत दुख की बात है। अब ठीक है, निर्णय वापस लिया है तो ठीक बात है, लेकिन यहां तक ये क्यों इनके ऊपर नौबत क्यों आई? तो ये हम साधु समाज तो बहुत नाराज थे, क्योंकि ऐसे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और साधुओं को न्याय मिलना चाहिए। और ये आरोपी जो लोग जिनके ऊपर आरोप है, इनको गिरफ्तार होकर कड़ी सजा मिले। इधर मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा में बड़ा मामला सामने आया है। यहां दीपक पांडे नाम के एक व्यक्ति ने शमीम खान नामक युवक के खिलाफ मुंब्रा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुंब्रा में विधायक जितेंद्र के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था और उसी प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें शमीम खान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दीपक पांडे ने इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मुंब्रा पुलिस ने शमीम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और वीडियो की तकनीकी जांच भी शुरू कर दी गई है। पुलिस अब वीडियो की फॉरेंसिक वेरिफिकेशन, मौके की पुष्टि और आयोजन के दौरान मौजूद गवाहों से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि नारे लगाने का आखिरी उद्देश्य क्या था और क्या इस घटना में किसी और की भी भूमिका रही है। मुंब्रा जैसे संवेदनशील इलाके में ऐसे नारे लगने के मामले ने स्थानीय माहौल को और गरमा दिया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से जांच रही है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। इधर बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं, जहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कल रात ढाका की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने शेख हसीना के समर्थकों पर जमकर लाठियां चलाई। कई जगहों पर धमाके की आवाजें भी सुनाई दी और जब से ट्रिब्यूनल ने आईसीटी ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है, उसके बाद से ही उनकी पार्टी आवामी लीग के समर्थक गुस्से में हैं। आज आवामी लीग ने पूरे बांग्लादेश में बंद का कॉल किया, लेकिन उससे पहले रात को पुलिस ने ढाका और आसपास के इलाकों में बड़ा क्रैकडाउन किया है।
खबर है कि पुलिस ने कई जगहों पर फायरिंग भी की है। भारी तादाद में पुलिस सड़कों पर उतरी है और जो भी जहां दिखा उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस की इस कार्रवाई की चपेट में वो लोग भी आ गए जो सड़कों पर टहल रहे थे। पुलिस ने दुकानों के अंदर घुसकर हसीना के समर्थकों को बाहर निकाला और लाठियां बरसाई। यूनुस सरकार ने ढाका में देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। बावजूद इसके हसीना समर्थक प्रोटेस्ट के लिए उतरे हुए हैं, आंदोलनरत हैं और आज शटडाउन का कॉल दिया। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में शेख हसीना समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खुद शेख हसीना ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया और उनकी पार्टी ने कहा कि वो यूनुस के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे। बांग्लादेश में फिर टेंशन के आसार हैं। शेख हसीना को सुनाई गई सजा के खिलाफ आज उनकी पार्टी आवामी लीग ने पूरे देश में बंद की कॉल की। आवामी लीग के नेताओं ने कहा है कि ट्रिब्यूनल का फैसला बदले की भावना से प्रेरित है। और आइए अब जनमत में हम आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, यानी आज की गुड न्यूज की बात करेंगे। अच्छी खबर भारत की ताकत से जुड़ी हुई है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित मॉन्टे मार्सा एयरबेस पर भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुण 25 पूरी क्षमता के साथ शुरू हो चुका है। यह दोनों मित्र देशों के बीच होने वाला 8वां गरुण अभ्यास है, जिसका उद्देश्य वायु युद्ध क्षमता बढ़ाना, आपसी तालमेल मजबूत करना और वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों में संयुक्त ऑपरेशन की दक्षता को बढ़ाना है। अब हम इसे इसीलिए गुड न्यूज कह रहे हैं क्योंकि भारत अपनी ताकत को केवल दुनिया के सामने दिखा नहीं रहा, बल्कि उस ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए निरंतर सतत प्रयासरत है। क्योंकि दुश्मनों पर अगर पार पाना है तो अपनी ताकत को जंग नहीं लगने देना है। सोमवार दोपहर भारतीय वायुसेना ने अभ्यास की पहली आधिकारिक तस्वीरें जारी की, जिनमें भारतीय वायुसेना का शक्तिशाली Su-30 MKI और फ्रांस की वायुसेना का सबसे आधुनिक और घातक राफेल लड़ाकू विमान एक साथ आसमान में उड़ान भरते नजर आए। यह दृश्य न केवल तकनीकी सहयोग बल्कि रणनीतिक साझेदारी की गहराई को दर्शा रहा है। अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मिड एयर रिफ्यूलर और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे महत्वपूर्ण विमान भी शामिल किए। तो यह है भारत की ताकत और यह है नए भारत की उभरती ताकत। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।